हेलो नमस्कार, मुकेश बैरागी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल के समय की बात करें तो 1050 से 1375 ईस्वी है। इसमें प्रकरण 2 तक पढ़ लिया था। वीडियो में जाके आप अगर यहाँ तक नहीं देखा हो तो पहले प्रकरण 1 को, प्रकरण 2 को देखें। प्रकरण 3 का नाम है देशभाषा काव्य। पहले का जैसे पढ़ते हैं, पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य हैं, जैसे विशल देवरास हो, पृथ्वीराज रास हो, आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। ये बुक है ना आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की बुक, हिंदी के सब स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आप भले किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पर सबसे पहले इसको पढ़ें। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृतक पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग है ना गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक पहुँच भी जाती रही होंगी। जैसे राजा भोज जस मूसर चंद, यानी कि राजा बोस जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भावभरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छपे में, यानी कि वीर रस के जो पद्य मिलते थे ना, वो छपे छंद में। और आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीर उल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से ये काल वीरगाथा काल कहलाया। इसको वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा और जॉर्ज गिरिसन ने चारण काल कहा। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए। तो वीरगाथा काल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसी को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा और राम कुमार वर्मा ने संधि काल, चारण काल कहा। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों में बांटा गया। भारत के इतिहास में यह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर लगातार होते रहते थे। इन खेदक के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे। यहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिम भाग ही भारतीय सभ्यता और बलवैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः ये स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर भी हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश में अंतर्निहित हो गई और खंड खंड होकर जो गहरवाड़, चौहान, चंदेल और परिहार, यानी कि गहरवाड़, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता नहीं होती थी, यानी कि लड़ाई किसी आवश्यकता बस नहीं होती थी। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और
बातें पीछे पड़ गई थी। मोहम्मद गजनवी मृत्यु संवत, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था। वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन पारसी तारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांबर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राजद्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। तो दुर्लभ राजद्वितीय किसके साथ युद्ध करते हुए मारा गया था? तो मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। कहाँ का था? सांबर अजमेर का चौहान राजा था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने, अजमेर किसने बचाया था? तो अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज आना के समय मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनाया, यानी कि अर्णोराज ने आना सागर तालाब बनाया। तो आना सागर तालाब किसने बनाया था? तो अर्णोराज ने बनाया था। आना के पुत्र बिशल देव विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि बिशल देव को ही विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, के समय वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर बिशल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बिशल देव के विक्रम संवत 1220, कब के? तो विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कहीं स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंबोर के महाराज हमीरदेव हुए। हमीरदेव कहाँ के थे? तो रणथंबोर के राजा थे, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा के थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कहीं बार हराया। सारांश है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा काल को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक रूप में और प्रबंध के रूप में। यानी कि वीर गाथा को हम किस रूप में पाते हैं? तो मुक्तक रूप में भी पाते हैं और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों और गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान वीर रस ही रहता था। इन काव्यों में प्रधान वीर रस रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में ही रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ ना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती थी, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के बेलाड्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह पृथ्वीराज रासो हैं। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिशल देव रासो मिलती है। तो वीर गीत के रूप में बिशल देव रासो मिलती है। बिशल देव रासो यद्यपि उसमें
बीशल देवरासो किसने लिखी थी? तो नरपति नाल ने लिखी थी बीशल देवरासो। और बीशल देवरासो की बात करें तो श्रृंगार प्रधान रचना थी। संयोग की अपेक्षा इसमें वियोग का अधिक वर्णन किया गया था। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा में परिवर्तन का आभास मिलता था। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों के बराबर में पाई जाती रही, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती थी। इसका प्रत्येक उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रत्यय मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रस्य से बतलाते हैं, पर बीशल देवरासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द का बार बार आया है। तो हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। यानी कि है ना, रसायन शब्द की, रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग से मानी जाती है। सभी के अनुसार विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने तो कौन सा माना? रसायन माना। जो बीशल देवरासो में उल्लेखित है, ये किसने माना? रसायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। जैसे गिरीशन की बात करें तो राजा देश माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो रासक शब्द माना। रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और शुक्ल के अनुसार रसायन। और नरोत्तम दासी के द्वारा रासिक शब्द की। और इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। सर्वमान्य मत की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसमें रासक से रासो बना और रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस बुक के अनुसार रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसके अनुसार? बीशल देवरासो के अनुसार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सबसे प्रमुख रचनाएं खुमान रासो। खुमान रासो की रचयिता की बात करें तो ये है ना, दलपत विजय द्वारा रचित माना जाता है और 9वीं शताब्दी के आसपास है इसका टाइम। तो पढ़ते हैं खुमान रासो को। संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। तो खुमान नाम के कितने राजा हुए थे? इतिहास में 3 राजा हुए थे। चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के नाम से कर्नल टोड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बापा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा। किसके पीछे? तो कालभोज बापा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिस के समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। तो बगदाद के खलीफा थे अलमामू ने किस पर चढ़ाई की थी? तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इसका वर्णन ही इसमें है। चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन ही है इसमें। खुमान ने 24 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 24 युद्ध लड़े और 869 से 800 विक्रम संवत 869 से 893 ईस्वी तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि ने रचित कुमार रासो के आधार पर लिखा जान पड़ता है। इस समय कुमार रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बापा से लेकर तीसरे कुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार कालभोज हुए, फिर बापा, यानी कि कालभोज बापा का ही नाम है। कुमार, मतंट, बत्रबट, सिंह, फिर कुमार दूसरा, महाएक, कुमार तीसरा, फिर कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 ईस्वी। और तीसरे कुमार के उत्तराधिकारी बत्रबट दूसरे के समय के 2 शिलालेख हैं। विक्रम संवत 999 से 1000 में मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों कुमार का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है कि पहले कुमार नाम के राजा का समय विक्रम संवत 810 से 865, दूसरे कुमार राजा का समय विक्रम संवत 870 से 900 विक्रम संवत, और कुमार तीसरा विक्रम संवत 965 से 990, यानी कि कुमार पहला 810 से 865, कुमार दूसरा विक्रम संवत 870 से 900 और कुमार तीसरा विक्रम संवत 965 से 990 तक किसके अनुसार है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार है। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा है। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि खुमान से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता
कि इस समय जो कुमांड रासो मिलता है उसमें कितना हंस पुराना है, उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथन अनुसार एक अज्ञातनामा भाट ने कुमांड रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा। किसके अनुसार? तो शिव सिंह सरोज के कथन के अनुसार। किसने? तो एक अज्ञातनामा भाट ने कुमांड रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली कुमांड रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। अगली रचना है बीसल देव रासो। जो बीसल देव रासो है ना, नरपति नाल की कृति है, 1212 में रचित थी है और कुछ विद्वानों के अनुसार 1272 भी मानी जाती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार 1212 है। बीसल देव रासो यानी कि नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम यानी कि बीसल देव का ही दूसरा नाम क्या था? तो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाते थे। का समकिल कदाचित एक राजकवि था। नरपति नाल किसके राजकवि थे? तो बीसल देव का समकालीन था। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का, कितने पृष्ठों का? तो 100 पृष्ठों का लिखा, जो वीर गीत के रूप में है। बीसल देव रासो की बात करें ना तो ये वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ के निर्माण काल यूँ दिया है, जैसे इसमें दुखिया बुक में दी गई है पंक्तियाँ कि 12 से 72 मंजारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ ही, शारदा तुटी ब्रह्म कुमारी। यानी कि 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ है 1212। 72 शब्द ब्रहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवारी पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिसे वह बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समय 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख में संवत 1210 और 1220 के प्राप्त होते हैं। बीसल देव रासो के 4 खंड हैं। कितने खंड है? तो 4 खंड है। ये काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ और इसकी कथा इस प्रकार है। सार ये है, जिस बीसल देव रासो की बात करें ना तो इसमें है ना, अजमेर के चौहान वंश से बीसल देव का विवाह मालवा की किस राजकुमारी से? भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ था। और राजमती है ना, राजमती और बीसल देव में आपसी संवाद के कारण बीसल देव राजमती को छोड़कर उड़ीसा चले गए थे और फिर 12 वर्ष तक वहीं रहे थे। इस कृति में राजमती की क्या है? वीर गाथा का वर्णन है। रानी राजमती नारी गरिमा से युक्त एक संस्कारित स्त्री होती है। बीसल देव सामंत जीवन का अभिमानी राजा। इस काव्य में भावभूमि निश्चल प्रेम एवं नारी स्वाभिमान की भावना से ओतप्रोत है। और ये कितने खंडों में है? 4 खंडों में है। तो 4 खंड इस प्रकार है कि पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती ने सांबर के बीसल देव का विवाह होना है। यानी कि सांबर के जो बीसल देव का विवाह किससे हुआ था? तो भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ था। खंड 2 में बीसल देव का राजमती से रूटकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहां 1 वर्ष तक रहना। खंड 3 में राजमती का विरह वर्णन और तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना था। खंड 4 में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लीवा ले जाना और बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाने का वर्णन। यानी कि 4 खंडों में है ये। दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। बीसल देव रासो की बात करें ना तो किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घटनात्मक काव्य नहीं है, बल्कि कैसा है? वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटना है, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। ये बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध आती, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में
बी ये नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही बोझ रही हो। उस आधार पर भी किन्हीं में से किन्हीं की कन्या के साथ विशल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं ना, उन पर ध्यान देने से ये सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे कि जननी गोरी तू जैसलमेर गोरड़ी जैसलमेर की, जननी तू जैसलमेर गोरड़ी जैसलमेर की आबू के परमार राजपुताने में फैले हुए अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार से जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचारज कवि कालिदास। जैसा कि पहले कहा है कि अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ बड़े ही वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कहीं चढ़ाइयाँ की और कहीं प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव, इनके राजकवि कौन थे? बीसलदेव के राजकवि कौन थे? तो ललित विग्रहराज सोमदेव थे। सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रहराज। राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाम संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलालेखों पर खुदा हुआ मिला है। राजपूत म्यूजियम में सुरक्षित हैं, पर नालह ने इस बीसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था न तो उक्त वीर राजा के ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न ही उसके शौर्य पराक्रम का वर्णन। संगार की दृष्टि से विवाह और उठकर विदेश जाने का प्रोसित पत्रिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। इसी छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सुकड़ छे सूखता है, पाटन ती पाटन से, भोजन तना भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। साहित्यिक सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेव रासो भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने का इसकी भाषा के समानुसार बहुत फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा है। उदाहरण के लिए जैसे मेल भी मिलाकर जो चित्त में रणी रण में प्रापजही प्राप्त हो किया सही, इनी विधि इसी विधि, ईसहूँ ऐसा, बाल हो बाला का। इस प्रकार नयर नगर पसाऊ प्रसाद पयोदर का प्राकृतिक शब्द भी, जिसका प्रयोग कविता के प्रबंध काल से लेकर के पीछे होता रहा है। इसमें आए हुए कुछ पारसी अरबी तुर्की शब्दों की ओर ध्यान जाता है, और वह जैसे महल, इनाम, नेता, नेजा ताजनो यानी कि ताजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेर अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए वर हो सकते हैं। और कवि का विवृत भी कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेव के सरदारों में ताजमुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल प्लाणियों ताजदीन कुरसाना चढ़ी चालियो गौण, इसकी पंक्ति है। उपयुक्त विवेचनों के अनुसार ये पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा विचार से अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा। राजपुताने का इतिहास में दी गई है 19 में। यह नरपति नाल की पोती का विकृत रूप अवश्य है, जिसका आधार हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की बात है कि राजपुताने में एक भाट का अपनी राजस्थानी
एक भाटका अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आखा किया, चंदन काट का मांडहो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, यानी कि शुद्ध साहित्यिक अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात ही जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस किंचित आभास मात्रे, संयोग वियोग की गीत कवि ने गाए। बिसल देव रासो के कुछ पद्य देखे, जैसे परनब चाल्यो बिसल राय, चहु रासियां सहु लिया बोलाई, चान तणी साजति करहूं, जिरह रंगवाली पहरज्यो टोप। इन पंक्तियों को देख लीजिए। अगले कवि है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की बात करें ना तो इनकी कृति का नाम पृथ्वीराज रासो है और वीरगाथा के सुप्रसिद्ध कवि हैं ये। चंद्रबरदाई है ना, वीरगाथा काल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका संवत की बात इनके टाइम की बात करें तो संवत 1225 से 1249 तक है। 1225 से 1249 तक ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत थे। तो चंद्रबरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध थे। इनके नाम में भावुक हिंदुओं की एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नाम के गोत्र के थे। तो चंद्रबरदाई की बात करें ना तो भट्ट जाति के थे और जगात गोत नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों एक ही दिन दोनों ने है ना, इनका जन्म भी एक ही दिन हुआ था और इन्होंने संसार भी एक ही दिन छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय, सर्ग या अध्याय, इनकी समय भी कहा जाता है, सर्ग भी कहा जाता है और अध्याय भी कहा जाता है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ। मुख्य छंद कवित, छपये, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूरा किया गया। रासों के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज की कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए और जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहन के हाथ में रासों को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है। पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजन नरबकाज, प्रमुख पंक्तियां है इनकी। पुस्तक जलन हाथ दे चली गजन नरबकाज, रघुनाथ चरित हनुमत कृत, भूप भोज उदरिहे जीमी, पृथ्वीराज सुजस कवि, चंद कृत चंद नंद उदरिये तीमी। पृथ्वीराज रासों में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पुत्र थे। सोमेश्वर के पुत्र थे और किसके पुत्र थे? तो अर्णोराज के पुत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुहर तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजय पाल के साथ हुआ और इस संयोग से जय चंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई। दूसरी कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपनी नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया।
जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर भी रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा किनारे के महल में बेच दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया, अतः वह उसे ही हर कर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज सफलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उसका समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ाया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया पर बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी बेच दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे और एक दिन चंद के इशारों पर पृथ्वीराज ने शब्द भेद दी, बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के वेर का कारण ये लिखा गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ एक सुंदरी पराशक था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। तब जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास आए और शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों पर हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वेर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। ऊपर लिखे वृतांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। तो एक जाली ग्रंथ ठहराया 16वीं शताब्दी में। ये किसके अनुसार है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार है। 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर हीरा चंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा सम्मतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना पाते हैं। पृथ्वीराज रासों की राजसभा में काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय लिखा। यानी कि जयानक, पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है? तो जयानक का है। एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता। उसमें दिए सम्मत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कहीं प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उसके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कहीं कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिसमें से वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में दिल्ली गोद जाना यानी कि 1122 में कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके मतानुसार राशों में दी हुई संवत ठीक नहीं है। अब दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमर्दी देव
यानी कि परमर्दी देव महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के चार जिनके 1224 तथा 1244 के बीच हैं। जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में। परमर्दी देव के 6 जिसके संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दी देव राजा परमाल को युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है, इनकी सम्यक पुष्टि पारसी तारीखों से भी हो जाती है। पारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संवत 500 हिजरी में आए तो 587 और विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पंडित मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के जब संवतों में यथार्थ संवतों यानी कि 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने ये विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा, जैसे एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद तिहि रिपुजइहे पुर हरन को बहे पृथ्वीराज नरिंद। और विक्रम साक आनंद का अर्थ किया है अकार तो होता है शून्य और नंद का 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए हैं, इसका कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदी वंश शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों से निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी ये भी विचारने हैं कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इस रासों में से एक दोहा ये भी मिलता है कि एकादश से पंचदह विक्रम जिस द्रमसुत प्रति साक प्रति राज को लस्सियो विप्र गुणगुत। इसमें भी 9 के गुप्त रहने का अर्थ निकाला गया, पर कितने में से 9 कम का ये 30 रसक बनता है। ये नहीं कहा कि दूसरी बात यह कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो बरी पड़ी है उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। जयानक का पृथ्वीराज विजय तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य छंद के बिखरे हो, पर उनका नाम लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इसमें कुछ तोड़े हंस ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत ही ठीक होते। यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है, तनियस चंद्र राजस्य चंद्र राज इव भवत संग्रहम यस सुव्रता नाम इव व्याद्रात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राज बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार
चंद्र कवि हैं, जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में भी यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदाय नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक की काश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उसके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज में यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे तो बहुत सा कल्पित बणभणत तैयार होता गया, पर उनको लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, दोहों की और कुछ कवि तो छपैयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे संस्कृत प्राकृत की नकल ही हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में डली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूप में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाग जाल के बीच कहाँ पर कितना हंस असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण ये ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में छापा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है। कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों के मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री शका राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहाँ बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते थे। इसी वंश में वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार ही ये चंद का वंश वृक्ष है चंद्रवरदायी का। इसे देख लीजिए एक बार। हेनगी नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिसमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहिती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जलहन गुण बावरो गुण समुद्र शशभान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। जैसे सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद है जैसे प्रथम ही प्रभु यज्ञते प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी, ब्रह्म राखो नाम अनूप। ये पंक्ति देख लीजिए। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा पे बताया, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था।
उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समियों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे होंगे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना और उसके इस प्रकार का उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई होगी। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय को जो नकल महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी उटपटांग ही और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए दिए जाते हैं। जैसे इस पद्य को देख लीजिए, हिंदुस्तान थान उत्तम सुदेश तह उदित भृग सुदेश। इन पंक्तियों को देख लीजिए एक बार। आगे हैं भट्ट केदार और मधुकर कवि। इनका समय संवत 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद्रवर्धाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा। तो भट्ट केदार का महाकाव्य कौन सा है? जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जय महेंक जस चंद्रिका नाम का एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा। मधुकर कवि का कौन सा है? तो जय महेंक जस चंद्रिका। जय महेंक जस चंद्रिका का ग्रंथ कौन सा है? मधुकर कवि। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सींगा यच दयाल दास कृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित हैं। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत उन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों का यानी कि राठौड़ों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी यानी कि गहरवारों की कितनी राजधानी? तो दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राज्य काशी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजरिया महोबा के चंदेल राजा परमर्द देव परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिस कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में, दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। अगले कवि है जगनिक। जगनिक जो संवत 1223 टाइम है इनका जगनिक का। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों यानी कि आला और उदल उदय सिंह को कहा जाता है। तो आला और उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य में के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। गीत है आला के नाम से प्रसिद्ध और बरसात में गाए जाते थे। गांव में जाकर देखे तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहेत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरिस ले कुकर जिए, पंक्ति है इनकी। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सिहार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को दिखार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता ने कंठ में जगनिक के संगीत की विरुद्धपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उनका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु
में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक करीच देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम से सम्मिलित हो गए और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं कहीं पर राजकीय पुस्तकालय में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए रचा गया। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेशवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय में सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण रूप में आलाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे और उस बड़े काव्य के रूप में खंड के अंतर्गत हैं जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया। आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन्हीं गीतों का संग्रह आलाखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह छपवाया था। श्रीधर आगे के हैं। श्रीधर कवि, इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा। तो रणमल छंद किसका है? श्रीधर कवि का। जिसमें हिडर के राठौड़ राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया गया, इसका श्रीधर के रणमल छंद का पद्य है प्रमुख। डई डमही डम डमई कार डंकर डोल ढोली जंगिया सुर करही रण सहगा सहनाई समुहिर सरस रसी समर गिया। तो ये था आज का टॉपिक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से वीर गाथा काल से प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।